जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेसन में। आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक मौका ऐसा आता है जब हमें तय करना होता है कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है, हमें फ्यूचर में दोस्तों किस ओर जाना है। और दोस्तों, 12वीं की परीक्षा यानी 12th का एग्जाम दोस्तों यही टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। जब हमने अगर सही फैसला लिया तो जीवन हमारा होगा बढ़िया, और अगर इस मौके पर 12th के बाद हमने गलत फैसला ले लिया तो फिर पूरे जीवन दोस्तों हमारे करियर में उस बात का हमें फर्क देखने को मिल जाता है। इसीलिए 12th के बाद दोस्तों किस क्षेत्र में जाना है, किस करियर को चुनना है आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे आप जैसे एस्पिरेंट हैं जो 12th से पहले से ही एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि वो सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनके देश, परिवार और समाज का नाम दोस्तों ऊपर करें। तो आज दोस्तों हम लोग यही बातें करने वाले हैं कि 12th के बाद तुरंत आप लोग किस तरीके से तैयारी शुरू करें और किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करके अपने परिवार और अपना सपना दोस्तों पूरा करें। दोस्तों, कई सारे सवाल मन में रहते हैं कि अगर हमें यूपीएससी की करनी है प्रिपरेशन तो किस तरह के कोर्सेज में हम जाएं, किस तरह का कोर्स हम चूज करें या कैसे प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें, क्या आता है एग्जाम में, एग्जाम कैसा होता है, कितने चांसेस हैं एग्जाम क्लियर होने के, कितना टाइम लगता है एग्जाम होने में और कब ये एग्जाम होता है। ये बहुत सारी दोस्तों हमारे मन में कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज उन सभी की बात करेंगे दोस्तों, और बिल्कुल जीरो से आप कैसे तैयारी करें अपनी शुरू, जिससे पहले ही अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, वो आपको आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि भाई आप एग्जाम को ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाएंगे, है ना। यानी सबसे अच्छा टाइम होता है 12th का रिजल्ट आने के बाद तैयारी को शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 साल या 4 साल आपके पास ग्रेजुएशन के होते हैं। अगर आप बीएससी, बीए या बीकॉम ऐसे बीसीए सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपके पास 3 साल का समय होता है, और अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो फिर आपके पास 4 साल का समय होता है। ये 3 से 4 साल का समय आपके लिए बेहतरीन समय होगा जिसमें आप अपने आप को यूपीएससी के लिए बिल्कुल मजबूत तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल यहां पे बिल्कुल हर्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का यहां पे बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, ये सभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे यूपीएससी एग्जाम की किस तरह से तैयारी करी जाए 12th के बाद और कहां से शुरुआत करी जाए, वो सारी बातें आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि एग्जाम ये होता कब है, एग्जाम कौन कराता है या किस तरीके से होता है, तब मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। देखिए, अगर दोस्तों यहां पे बात करें हम लोग तो एग्जाम की अगर बात करें तो अभी 2023 की यहां पे डिटेल है। हालांकि आप सभी का अभी 12th अगर इस बार हो रहा है या जब भी होगा तो उसके अगले बार हम लोग करेंगे तैयारी, हम लोग अगली बार से तैयारी शुरू करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि एग्जाम होता कब है। ये एग्जाम देखिए, जो नोटिफिकेशन है ना, एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो हर साल दोस्तों फरवरी महीने में आ जाता है। जैसे कि 2023 का जो एग्जाम होगा यानी अगले साल का जो एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन फरवरी महीने में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने अगले साल की देखनी है। मैंने बताया कि फरवरी में इसका क्या होता है, नोटिफिकेशन का आ जाता है, और इसके फॉर्म जो हैं, एप्लीकेशन जो हैं, वो दोस्तों फरवरी से ही क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। यानी फरवरी में आपको इसका फॉर्म जो है वो भर देना होता है, और उसके बाद दोस्तों मई में इसका एग्जाम देखिए हो जाता है। मई महीने में इसका एग्जाम दोस्तों यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। अब कहानी आपको यह समझनी है कि अपना जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इस यूपीएससी एग्जाम में 3 फेज दोस्तों हो जाते हैं। 3 फेज में पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा होता है मेंस का एग्जाम, और उसके बाद दोस्तों रहता है हमारा इंटरव्यू का एग्जाम, ठीक है। ऐसे 3 फेज यहां पे दोस्तों होते हैं। इन 3 फेजों को हमें क्लियर करना होता है, और उसके बाद हमें कैडर दोस्तों मिलता है। उसके बाद हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और डिफरेंट दोस्तों पोस्ट यहां पर ले सकते हैं और देश और समाज की सेवा दोस्तों कर सकते हैं, अपने करियर को भी यहां पे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जानेंगे दोस्तों कि यूपीएससी की तैयारी आफ्टर 12th आप कैसे करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात आप समझिए कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको अपना एक चीज मजबूत करना होगा, और वो है दोस्तों विल पावर। जी हां, विल पावर आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी एग्जाम को एशिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और इसीलिए उसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी के तरीके आपको अपनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे अंधाधुंध आपको पढ़ाई करनी होती है, नहीं, यहां पे आपको स्मार्ट तरीके से और सही चीजों को पढ़ना होता है। अगर आपने स्मार्ट तरीके से सही चीजों को पढ़ लिया तो फिर दोस्तों आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी और आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सारी बात करेंगे। अजय कुमार जी बीए करने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या सब्जेक्ट लें, अपना ग्रेजुएशन में क्या चीज करें, वो भी बातचीत करेंगे, उन सबकी बातचीत हम पूरी करेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहली दुविधा जो आपके दिमाग में होती है उसको मैं दूर कर दूं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आपको 12th के बाद करनी है तो आप स्ट्रीम कौन सा चूज करें, क्या बीटेक चूज करें, बीएससी चूज करें, बीए चूज करें, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है यूपीएससी की तो स्ट्रीम से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। सभी स्ट्रीम करने के बाद भी आप दोस्तों अपना यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में केवल एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने ग्रेजुएशन के 3 साल दोस्तों आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल बीएससी मैथ्स भी अच्छा होता है, बीएससी मैथ्स भी आप कर सकते हैं यहां पर, है ना। मैंने बताया ना कि कोई भी स्ट्रीम आप यहां पे चूज कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में जहां आपका इंटरेस्ट है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट में अगर जाएंगे, जहां आपका मन लगता है पढ़ने में, वो स्ट्रीम चूज करेंगे तो वही दोस्तों आपके ऑप्शनल में काम में आएगा। मैं आगे के अभी लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं और किस तरीके से आपको तैयारी यहां पे शुरू करनी है। तो सुनिए दोस्तों, यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अपनी 2 चीजें बहुत बेहतरीन करनी होंगी। सबसे पहला, करंट अफेयर। अपने यूपीएससी में करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज्यादा आता है, तो पहले एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको यूपीएससी एग्जाम का पूरा पैटर्न यहां पे समझा देता हूं कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि भाई कहां से आप पढ़ें, किन बुक से पढ़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ें और कितने घंटे अपनी पढ़ाई को आप वहां पे दें, ठीक है ना। बिल्कुल मोना सिंह जी, ललन सिंह जी, मैं बिल्कुल जीरो से आपको बताऊंगा आज की कैसे तैयारी आपको करनी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर देखिए पेपर्स की, अगर हम लोग यहां पर बात करें पेपर्स की तो यहां पर मैंने आपको बताया ना कि 3 पेपर हमारे होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस तरह के 3 एग्जाम दोस्तों हमारे यूपीएससी एग्जाम में लिए जाते हैं और इन तीनों एग्जाम को हमें यहां पर क्लियर दोस्तों करना होता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात देख लीजिए, आप जो अपना प्रीलिम्स एग्जाम है, जो अपना प्रीलिम्स एग्जाम है, इस प्रीलिम्स एग्जाम में आपके जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर दोस्तों होते हैं, एक जनरल स्टडीज 1 और एक जनरल स्टडीज 2। सबसे पहले बात समझिए, जो अपना प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके जो पेपर हो रहे हैं वो दोस्तों 2 हो रहे हैं। एक पहला जनरल स्टडीज 1 और दूसरा हो रहा है जनरल स्टडीज 2। पहले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो टोटल 200 नंबर के होते हैं। इनको 2 घंटे का टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग यहां पे 1/3 की होती है। 1/3 का मतलब यह है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन करे गलत तो आपके 4 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे, समझ गए, ऐसा कुछ करके होता है। 1/3 यहां पे होता है, ठीक है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग के बाद अगर देखें, पेपर हमारा कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है, यानी वहां पे आपको विकल्पों में से एक विकल्प चूज करना होता है, ठीक है। दूसरा, ये दूसरा पेपर जो होता है ये कैसा है, ये सी सेट का है, यानी इसमें जनरल एप्टीट्यूड दोस्तों आपसे पूछा जाता है। इसमें कैसे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और यहां पर भी निगेटिव मार्किंग दोस्तों होती है और ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये दोनों पेपर हमारे प्रीलिम्स एग्जाम का हिस्सा है, जो आपको समझ में आ गया। अब खास बात यह है कि जो अपना जीएस का पहला पेपर है ये स्कोरिंग पेपर होता है, यानी इसमें आपको स्कोर करना होता है मैक्सिमम, अच्छा स्कोर करना होता है, क्योंकि यहां से ही आपके दोस्तों मेंस के लिए मेरिट बनती है। लेकिन जो ये वाला सी सेट का पेपर है इसमें दोस्तों आपको स्कोर नहीं करना होता, बल्कि यहां पे केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको रीजनिंग मिलेगी, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। तो इस वाले पेपर में केवल आपको 33% नंबर लाने हैं, इससे ऊपर नंबर नहीं लेके आने हैं। आ भी गए तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो 33% केवल नंबर लाने होते हैं सेकंड पेपर में, ठीक है ना। प्रीलिम्स के सेकंड पेपर में केवल 33% नंबर आपको लाने होते हैं, जबकि पहले पेपर में क्या करना पड़ता है, स्कोर करना पड़ता है, सही ना। तो ये हमारा दोस्तों प्रीलिम्स का पूरा पैटर्न जो है वो रहता है। ये आपको पूरी बात यहां पे समझ में आ गई होगी। प्रीलिम्स का पैटर्न यहां पे रहता है, ये आपको पूरी बात यहां पे समझ में आ गई होगी। सुमित यादव जी, बिल्कुल सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, हर जी बुक्स भी बताऊंगा मैं आपको भी कौन सी बुक से आपको पढ़ना होता है। पहले मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं। इसके बाद देखिए, अगर हम मेंस की बात करें, ये अपना पूरा मेंस का एग्जाम हो गया, ठीक है ना। ये अभी तक हम बात कर रहे थे प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम में 2 पेपर थे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2।
जिसमें पहले पेपर में आपको स्कोर करना था मैक्सिमम और दूसरे में आपको केवल 33% लाने थे। दोनों ही पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव प्रकार के थे। अब मेंस का एग्जाम देखते हैं। तो मेंस में अपना होते हैं दोस्तों 9 एग्जाम, ठीक है ना। मेंस में कुल मिला के 9 एग्जाम होते हैं और ये 9 के 9 एग्जाम जो होते हैं ना, ये डिस्क्रिप्टिव दोस्तों होते हैं। डिस्क्रिप्टिव दोस्तों होते हैं, यानी ये वर्णनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपको दोस्तों लिखना पड़ता है, लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं। उन लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में आपको आंसर देना होता है, ठीक है ना। कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला पेपर होता है आपका कंपलसरी इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज। इसमें आप कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी आपने चूज कर लिया, अंग्रेजी चूज कर लिया। इस तरीके से एक दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। दूसरा यहां पेपर होता है इंग्लिश का दोस्तों, जो कंपलसरी पेपर है। ये दोनों ही पेपर दोस्तों कैसे होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, यानी यहां दोनों में आपको 33% नंबर लाने होते हैं इन दोनों ही पेपर में। दोनों ही पेपर दोस्तों 300-300 नंबर के होते हैं और इन सबके लिए 3 घंटे का समय अपने को मिलता है, ठीक है ना। रेखा राय जी, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि 11th में कैसे करें। सात्विक पटेल जी, अटेम्प्ट भी बताऊंगा आपको, एज भी बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा। आप बस बने रहिए यहां पर, अभी देखते रहिए इस लेक्चर को। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, सारी बुक्स बताऊंगा, कहां से आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मेंस में आपके 2 पेपर हो गए, जो कंपलसरी यहां पर है और जो क्वालिफाइंग है। इसके बाद दोस्तों ये जो पेपर होते हैं, ये आपके स्कोरिंग पेपर होते हैं। इसमें आपको स्कोर करना होता है मैक्सिमम, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर यहां पे करना होता है। पहला पेपर हमारा होता है एसे राइटिंग का, जिसमें आपको एसे लिखने होते हैं। ये एसे जो होते हैं आपके दोस्तों, ये जनरल इश्यूज पर होते हैं, जैसे एजुकेशन पर कोई आ जाएगा एसे लिखने को, हेल्थ पर आ जाएगा, वुमेन्स के कोई टॉपिक पर आ जाएगा, चिल्ड्रन के टॉपिक पर आ जाएगा, करप्शन पर आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट पर आ जाएगा, इस तरह के एग्रीकल्चर पर आ जाएगा। इस तरह के जो सोशल इश्यूज होते हैं, जो करंट में इशू चल रहे होते हैं, उन पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अपना जो ये एसे है वो लिखने को दोस्तों आ जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। सूर्यांश जी, बिल्कुल अभी सब कुछ बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा पेपर होता है फिर दोस्तों, यहां पे जनरल स्टडीज के फिर 4 पेपर यहां पे रहते हैं। अगर इन पेपर्स की बात करें तो जीएस 1 का जो पेपर है, इसमें दोस्तों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सामाजिक क्वेश्चन दोस्तों यहां पर पूछे जाते हैं। जो अपना जनरल स्टडीज सेकंड पेपर है, यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिटी के, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन मिलेंगे, संविधान से क्वेश्चन मिलेंगे, इन सब चीजों के यहां पे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलते हैं। तीसरे पेपर में आपको समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन मिलेंगे और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में आपको पर्यावरण भी देखने को यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद जो चौथा पेपर है जीएस का, है ना, इसमें आपको दोस्तों नीति शास्त्र यानी इथिक्स देखने को मिलेगा। यहां पे आपसे केस स्टडी पूछे जाएंगे, बहुत सारी कंडीशन दी जाएंगी, उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा, ह्यूमर चेक किया जाएगा कि भाई कितना आपके अंदर ह्यूमर है, किस कंडीशन में आप क्या फैसले ले सकते हो, वो चेक किया जाएगा, ठीक है। और ये है दोस्तों 2 पेपर आपके ऑप्शनल के। ये ऑप्शनल के पेपर जो है ना दोस्तों, यही मैं कह रहा था आपसे कि स्ट्रीम में आपको फायदा करेंगे। अब ये ऑप्शनल पेपर आप चूज कर सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी आप चाहें वो यहां पे चूज कर सकते हैं। कुल मिला के 50 से भी ज्यादा ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। उन 50 से भी ज्यादा ऑप्शन में से हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं, जिसके 2 पेपर हमें यहां पे दोस्तों देने होते हैं। ये पूरी बात आपको समझ आ रही है। अब आपकी स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, अगर आप बीए से हैं तो बीए में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो आप यहां पे लेके आ सकते हैं। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप कॉमर्स को अपने ऑप्शनल की तरह चूज कर सकते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी ब्रांच में तो उस ब्रांच के सब्जेक्ट को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मान लीजिए बीसीए कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई सब्जेक्ट यहां पे ऑप्शनल के रूप में चूज कर सकते हैं। बट ऑप्शनल के रूप में चूज हमें वो करना है जिस पर हमारी पकड़ हो, क्योंकि ये ऑप्शनल दोस्तों पूरे 500 नंबर का होता है। यानी इसमें अगर हमारी पकड़ अच्छी होगी ना तो हमारा स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा यहां पे बन सकता है, ठीक है ना। ये पूरी बात आपको समझ में यहां पे आ रही है। अब दोस्तों आपको यहां पर प्रीलिम्स समझ में आ गया, मेन समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों अपना जो होता है वो सीधे इंटरव्यू का पोर्शन होता है, ठीक है। इस इंटरव्यू में दोस्तों आपसे 175 नंबर का 275 नंबर का इंटरव्यू होता है और यहां इंटरव्यू क्वालिफाई करना जरूरी दोस्तों होता है। फिर आपकी जो मेन मेरिट है वो दोस्तों मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से बनती है, प्रीलिम्स के मार्क्स से नहीं बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको पूरा पैटर्न यहां पे समझ में आ गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है,
प्रीलिम्स का मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स में 2 पेपर आपके रहते हैं, GS1 और GS2, और उसके बाद मेंस में आपको मैंने बताया कि पूरे 9 पेपर रहते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पे दोस्तों हो जाते हैं। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात कि यहां पे कट ऑफ कितनी जाती है। तो कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए वह सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन कट ऑफ हमारी कभी भी दोस्तों 50% से ऊपर नहीं होती है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में से 100 नंबर तक कट ऑफ जाती है जनरल की, चाहे वो 98 जाए, 94 जाए, 96 जाए, 100 से ऊपर दोस्तों इक्का दुक्का कभी गई होगी तो गई होगी, वरना नहीं जाती है। इसी प्रकार जो मेंस में बच्चे नंबर लेके आते हैं, तो मेंस एग्जाम में भी दोस्तों जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो 50% मार्क्स तक कैरी कर पाते हैं, 50% से ऊपर दोस्तों नहीं ला पाते। यानी अगर हम देखें तो हमें तैयारी दोस्तों करनी है, अपनी तैयारी को बढ़िया बनाना है और 50% मार्क्स लाने का अपने को पूरा टारगेट यहां पे सेट करना है। अगर 50% यहां पे आ गए तो इसका मतलब क्या है कि फिर वहां से अपने क्वेश्चन दोस्तों आराम से बन सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अब ये पैटर्न हमें समझ में आ गया। अब अपने ग्रेजुएशन के 3 साल हम लोग कैसे इसमें इन्वेस्ट करें वो आप देखिए। तो सबसे पहली बात है कि अपना शेड्यूल दोस्तों जो है वो कम से कम 4 से 5 घंटे का बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा सिलेबस भी मैंने यहां पे बताया हुआ है कि GS1 में क्या आता है, GS2 में क्या आता है, GS3 में क्या आता है, GS4 में क्या आता है, ये सब मैंने सिलेबस भी यहां पे बताया हुआ है। जो मैंने आपको बताया है वही देखिए यहां पर है। जो प्रीलिम्स का GS1 था उसमें क्या है, जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स हैं, है ना, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस है, ठीक है, जनरल इश्यूज और एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाती है। ये सब आपके प्रीलिम्स के GS1 में पूछी जाती है। प्रीलिम्स का जो GS1 था उसमें इन सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ जो प्रीलिम्स का हमारा GS2 का पेपर था प्रीलिम्स का, ठीक है ना, CSAT, उसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, बेसिक न्यूमेरेसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डिसीजन मेकिंग है और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हमारे GS2 में यहां पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब बातें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार मेंस की मैंने आपको बात बताई है। तो मेंस में आपके कंपलसरी जो पेपर थे वो लैंग्वेज के पेपर थे, जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज थी और एक अंग्रेजी थी। इसी प्रकार जो एस्से था उसमें तो एस्से लिखने को आएंगे। जो GS के पेपर थे उसमें 4 पेपर होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और यहां पे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब कहानी यहां पर यह है दोस्तों कि हम तैयारी कैसे करें अपने UPSC की, आफ्टर 12 तैयारी कैसे करें। तो सबसे बड़ा पोर्शन जो आपको तैयार करना है, जो पूरे UPSC का बेस है, वो है दोस्तों करंट अफेयर्स। देखिए ये करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है। अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर लिया तो प्रीलिम्स में करीब 30 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए, चाहे वो डायरेक्टली करंट अफेयर से हो, चाहे करंट अफेयर से जुड़े हुए हो, लेकिन 30 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर से आते हैं और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरी बात, करंट अफेयर दोस्तों एक बात में और सहायता करता है। मेंस में हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, सभी में दोस्तों करंट इश्यूज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, या फिर साइंस एंड टेक हो, एनवायरमेंट हो, या फिर दोस्तों ज्योग्राफी हो, सभी में आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। करंट अफेयर्स को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, तो करना दोस्तों मैं दोनों के लिए बताऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले और अंग्रेजी मीडियम वाले क्या करें। एक आपको अपनी हैबिट बनानी है और वो है दोस्तों न्यूज़पेपर को पढ़ने की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो डेली न्यूज़पेपर से करीब करीब 10 आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी जनरेट होगा, आप नए नए थॉट लिख पाएंगे, यानी आपको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर में आने वाले संपादकीय यानी एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो एडिटोरियल को पढ़ने से आपके थॉट दोस्तों जनरेट होंगे और वहां से आप दोस्तों अच्छी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहानी ये कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, तो उसके लिए मैं आसान कर देता हूं। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो द हिंदू एग्जाम पढ़ें, द हिंदू पेपर पढ़ें, या द हिंदू के अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, या इसके अलावा आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। ये 3 पेपर में से कोई भी एक पेपर आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले।
अब हिंदी मीडियम वालों को क्या करना है, तो हिंदी मीडियम वाले एक पेपर पढ़ सकते हैं, वो है जनसत्ता। जनसत्ता अच्छा पेपर है, यहां से आपको अच्छे अच्छे एडिटोरियल और अच्छी न्यूज यहां से आपको मिल जाएगी, तो ये पेपर आप देख सकते हैं। दूसरा, आप लोग यहां पर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय संस्करण यानी नेशनल जो एडिशन आता है, राष्ट्रीय जो संस्करण है दैनिक जागरण का वो आप पढ़ें, और साथ में बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड ये पेपर दोस्तों आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। इस पेपर को पढ़ेंगे तो हिंदी वाले यहां पर बिल्कुल अच्छे से यहां पर तैयारी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहां पे ध्यान रखिएगा। इन न्यूज़पेपर को पढ़ने के साथ साथ अपनी एक कॉपी भी बनाइए, उस कॉपी में वन लाइनर दोस्तों क्वेश्चन लिखिए। आपको फ्रंट पेज पढ़ना है, आपको इकोनॉमी का पेज पढ़ना है, आपको दोस्तों यहां पे पढ़ना है एडिटोरियल, ये 3 पेज तो आपको पढ़ने हैं, साथ में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल अफेयर्स का पेज। ये 3-4 पेज आपको जरूर यहां पे पढ़ लेने हैं। अगर इनको पढ़ लेंगे तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों आपका कोई भी नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो यहां से फिर कोई भी क्वेश्चन आपका दोस्तों नहीं छूटेगा। न्यूज़पेपर आप लोग जरूर दोस्तों पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली इस न्यूज़पेपर को आप लोग कम से कम 1 से 1.5 घंटा दीजिए, 1 से 1.5 घंटा इस न्यूज़पेपर को पढ़ने में लगाइए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के टाइम में इतना सुबह को टाइम निकालना बड़ा आसान है। सुबह को आप उठ जाइए आराम से 5 साढ़े 5 बजे और 1 से 1.5 घंटे में आप ये पेपर दोस्तों पढ़ सकते हैं। चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे वो अंग्रेजी वाले हो, वो 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से इस पेपर को पढ़ सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया ना तो फिर समझ लो आपने आधा यूपीएससी क्लियर कर लिया। अगर 3 साल तक हमने न्यूज़पेपर लगातार पढ़ा दोस्तों, डेली हम लोग 10 क्वेश्चन कम से कम न्यूज़पेपर से लगा लेंगे, यानी महीने के 300 क्वेश्चन हो गए, साल भर के 3600 क्वेश्चन हो गए। और अगर 3 साल हम लगातार ये काम करते रहे ना तो 3600 का 3 गुना कर लो आप, 3600 का 3 गुना कर लो, कम से कम 10-11 हजार क्वेश्चन करंट अफेयर के आप लोग पढ़ चुके होंगे, याद कर चुके होंगे। सोचो कि छोटा सा काम करना है, रोज न्यूज़पेपर से मात्र 10 क्वेश्चन हमें मिलने हैं और 10 से 11 हजार क्वेश्चन हम 3 साल के अंदर अंदर दोस्तों करंट अफेयर के पढ़ लेंगे। ये पूरी बात आपको समझ में आई। अब करंट अफेयर के बाद दोस्तों अगली बात अगर करें तो अगली बात यहां पे आती है दोस्तों जीएस की। अब जीएस में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको करनी है प्रिपरेशन और कहां से किस तरह से तैयारी करनी है। तो हिस्ट्री के लिए आप क्या करिए, हिस्ट्री के लिए आप एक काम करिए, 8th to 12th क्लास, 8th to 12th क्लास की आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, ठीक है ना। 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। यहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक जो हिस्ट्री है वो आपको समझ में आ जाएगी। और जब आप 8th से 12th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ लें उसके बाद आप एक बुक है जिसको खरीद सकते हैं, वो है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, जो राजीव अहिर के द्वारा लिखी हुई है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। दोनों ही बुक्स में से कोई सी बुक जो आप कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 8th to 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। अगर इतना पढ़ लिया तो फिर आपके लिए काम में बन जाएंगी चीजें। उसके बाद स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया है, ये बुक आप दोस्तों यहां से खरीद सकते हैं, जिससे आप काम यहां पे बन जाएगा। एंशिएंट के बाद मीडिएवल की बात करें तो मीडिएवल से क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम आते हैं, ध्यान रखिए, मीडिएवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने 8th to 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली, सफिशिएंट है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल रेखा राय जी, डेली आपको पेपर पढ़ना होगा, डेली आपको पेपर यहां पे पढ़ना होगा। साथ ही साथ मॉडर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न के लिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहां पे एनसीईआरटी तो पढ़नी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मॉडर्न के लिए। और साथ में स्पेक्ट्रम की जो मैंने बुक बताई है, स्पेक्ट्रम की बुक, ये आपको यहां पे पढ़ लेनी है। अगर इतना काम कर लेंगे तो फिर अपना हिस्ट्री का पोर्शन यहां से दोस्तों निपट जाएगा। यहां से क्वेश्चन फिर आगे दोस्तों नहीं बचेगा आपका। इसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है, 6th से लेकर 12th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी दोस्तों बिल्कुल रट लेनी है। जी हां, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको रट डालनी है बिल्कुल। इसको अगर आपने पढ़ लिया ना तो यहां से फिर कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ना है। ऑक्सफोर्ड का जो एटलस आता है, इस एटलस को दोस्तों आपको देखना है। इस एटलस में क्या होंगे, बहुत सारे मैप होंगे, है ना, इंडिया के मैप होंगे, वर्ल्ड के मैप होंगे। उनको आपको याद नहीं करना, बस उनको समय समय पर देखते रहना है।
डेली 5 मैप देखिए, डेली 5 मैप देखिए, बस लगातार देखते जाइए। आप जब 10 से 20 बार एक मैप को देख लेंगे ना, तो वो मैप आपको अपने आप ध्यान हो जाएगा, वो मैप आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन सा पर्वत कहां पे, कौन सी नदी कहां पे, कौन सा ज्वालामुखी कहां पे, कौन सा रेगिस्तान कहां पे, किसकी बाउंड्री किससे मैच होती है, कौन सा समुद्र कहां पे, सब कुछ अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर आपने एक मैप 20 से 25 बार यहां पे देख लिया या 10 से 20 बार भी देख लिया तो भी आपको मैप यहां पे ध्यान में दोस्तों आ जाएगा। तो दो काम करने, 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और दोस्तों यहां पे ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ना है। साथ में आप यहां पे एक बुक आती है, वो बुक का नाम है हमारा भूगोल। ये बुक लिखी है महेश कुमार बर्णवाल ने, महेश कुमार बर्णवाल। तो इनकी बुक आप ले सकते हैं, यहां पे इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप वही करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए और यहां से पूरी तैयारी दोस्तों करिए। इसके बाद पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए मैं ये कहूंगा आपसे कि पॉलिटी आपको जो करनी है वो 9th to 12th, पॉलिटी जो आपको करनी है 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटी करनी है। और इसके अलावा दोस्तों एक बुक आती है, वो है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। ये आपको यहां पर पूरा रट लेना है, यहां पर पूरा कर लेना है। अगर इतना कर लिया आपने तो यहां से फिर दोस्तों क्वेश्चन आपका पॉलिटी का नहीं बचेगा। तो हिस्ट्री हमने समझ लिया, ज्योग्राफी समझ लिया, पॉलिटी समझ लिया और करंट अफेयर भी समझ लिया। आगे बढ़े, इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि 11th और 12th क्लास की इकोनॉमी पढ़ें आप। 11th और 12th क्लास की आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक बुक ले सकते हैं जो कि आती है इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की। ये बुक आप यहां पर ले सकते हैं, इससे आप अपनी तैयारी को यहां पर शुरू कर सकते हैं और यहां पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी से ये कहूंगा कि पहले आप एनसीईआरटी कोर्स को पढ़िए, ठीक है ना। जो ग्रेजुएशन का पहला साल है उस पहले साल में आप सारी एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, समझ गए। बाकी बुक को आप अगले साल लीजिएगा। जो ग्रेजुएशन का पहला साल है उस पहले साल में आप सभी विषयों की जो एनसीईआरटी बता रहा हूं इन एनसीईआरटी को पढ़िए, समझ गए। ये एनसीईआरटी बुक ही अपने आप में 30-35 बुक हो जाती हैं। इनको पहले पढ़िए, पूरे एक साल में आराम से पढ़िए और बढ़िया तरीके से इनको याद कर लीजिए पूरे एक साल में। फिर अगले साल जो मैंने आपको एडवांस्ड बुक बताई हैं वो अगले साल ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में लेके आइएगा एडवांस्ड बुक, ठीक है ना। उन एडवांस्ड बुक को आप पढ़िएगा अपने ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में, ठीक है ना। और फिर तीसरे वर्ष में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आप पक्के हो चुके होंगे यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल 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 साइंस की बात भी करेंगे, साइंस की बात भी करेंगे। अब देखिए साइंस एंड टेक की बात करते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम में दोस्तों थ्योरेटिकल साइंस नहीं पूछा जाता, या आते भी हैं क्वेश्चन तो एक दुक्का का क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। यहां से साइंस एंड टेक जो है वो पूरा करंट से आता है। यानी अभी रिसेंट में साइंस में क्या अपडेट हुआ है, कौन सी नई तकनीक आई है, कौन सा नया स्पेस मिशन आया है, कौन सी नई डिफेंस टेक्निक आई है, यानी साइंस एंड टेक में क्या नया चल रहा है, वहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए आप केवल एक काम करिए, अपनी जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है फर्स्ट ईयर और 12th की उसे पढ़ लीजिए, वो काफी है। इसके अलावा एक बुक आती है मंथली विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति हिंदी में और साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में, इसको आप लोग पढ़िए। साइंस रिपोर्टर जो है वो अंग्रेजी में है और विज्ञान प्रगति जो है हिंदी में, इनको आप लोग पढ़िए। यहां से आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन फिर छूटने वाला नहीं है। अगर इतना पढ़ लिया तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका फिर नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। साइंस के लिए आप लोग ये काम दोस्तों कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना सिलेबस यहां पे कंप्लीट दोस्तों आप कर सकते हैं और यहां से दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब डेली पढ़ना कैसे है, तो डेली दोस्तों 5 से 6 घंटे का आप शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना। ये शेड्यूल बनाना भी बहुत आसान है। सुबह उठ जाओ 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाओ, ठीक है ना। अगर 5 या 5:30 बजे उठ गए तो 1 से 1.5 घंटा आप सुबह दे सकते हो आराम से, और इसमें न्यूज़पेपर को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। शाम को जब घर पे आओ तो 4 से 5 बजे के बीच में, 4 बजे से 6 बजे के बीच में फिर से 1 घंटा पढ़ लो, और इसके बाद जब रात में खा पी के फ्री हो जाओ तो 8 बजे अपने आप को फ्री कर लो और 8 से 11 बजे तक 3 घंटा आप यहां पढ़ लो। इस तरीके से आपने 5 से 5.5 घंटा दे दिया। सुबह 1.5 घंटा पढ़ लिया, 5:30 बजे उठ गए, ठीक है। उसके बाद
आपने शाम को 1 घंटा दे दिया है ना, 2.5 घंटा हो गया, और उसके बाद 3 घंटा आपने रात में दे दिया, तो यहां से 5.5 घंटा हो गया। मतलब टुकड़ों में पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से और लंबी पढ़ाई यहां पर कर सकते हैं। और पहले साल में क्या करना है आपको, ग्रेजुएशन के पहले साल में केवल एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का शेड्यूल बनाना है, उसको करना है। सेकंड ईयर में जो मैंने एडवांस बुक बताई है वो पढ़नी है, और थर्ड ईयर में फिर आपको जो प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है या प्रीवियस ईयर पेपर है उनको करने का दोस्तों प्रयास यहां पर करना शुरू कर देना, ठीक है। इतना काम आपको यहां पे करना है। अगर ये काम आपने कर लिया ना, तो फिर यहां से फिर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। यहां से आपकी यूपीएससी तैयारी दोस्तों बहुत ही खास यहां पे हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, और वो चीज ये है कि अपने अपने अड्डा पर भी दोस्तों हमने क्या किया है, आप सभी के लिए एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है। क्योंकि दोस्तों टीचर की भूमिका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना टीचर के हम लोग तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सेल्फ अगर स्टडी करेंगे तो सेल्फ स्टडी करने वाले भी टॉप करते हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले भी दोस्तों एग्जाम निकालते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक गुरु का रोल हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम सभी ने क्या किया है, आप यूपीएससी अड्डा पर आप सभी 12th पास जितने भी हैं लोग, उन सभी के यहाँ पे क्या किया है, यूपीएससी सीएससी 2.0 एक बैच शुरू किया है जो एकदम फाउंडेशन बैच है। ये हम जैसे बच्चों के लिए ही है जो 12th पास होने के तुरंत बाद अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो वो यहां पर क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक फाउंडेशन बैच यहां पर है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही पूरी तैयारी यहां पर कराई जाएगी, और साथ में बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। जो मैंने आपसे कहा है ना कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो फिर एडवांस बुक पढ़ो, उसका बिल्कुल ऐसा ही यहां पे होना है। बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से एक एक चीज आपको यहां बताई जानी है। 950 घंटे से भी ज्यादा की लाइव क्लास आपको यहां पे मिलेगी, जिसमें आपको हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल है वो सारी बातें आपको बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट के अलग एक टीचर हैं जो उसमें विशेषज्ञ हैं, वो आपको यहां पे पूरी क्लास देंगे। क्लास के बाद आपको क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, अन्य पीडीएफ फाइल मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, और आपको यूपीएससी की स्ट्रेटजी भी मिलेगी। साथ में आपकी तैयारी को मॉनिटर भी दोस्तों यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों अभी 13 जुलाई से। डेली क्लास होगी इसकी 6 से लेकर 8:30 बजे तक डेली होगी क्लास। 2023 और 24 में जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।